फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस स्टडी हब में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, लेकिन इस वीडियो को समझने से पहले आपको विद्युत मोटर का वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि उस वीडियो को आप लोग देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र क्या है? यह है क्या विद्युत जनित्र, जिसको हम लोगों ने अंग्रेजी के नाम से इलेक्ट्रिक जनरेटर ये तो नाम सुना लगता है। बिल्कुल सुना है। वही जनरेटर जो शादी विवाह में देखा होगा, हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वही जनरेटर है। वही जनित्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्युत जनित्र क्या करता है, तो जनरेटर क्या करता है, सबसे पहले समझिए। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर क्या करता है कि पहले हम लोग शादी विवाह में लाते हैं, उसमें शादी विवाह में लाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथों से उसके जो बलय है उसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद जब उसको हैंडल को निकाल देते हैं तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे जहां जहां टेंट वगैरह लगा हुआ है वहां पर लाइट जलती है। इसका मतलब जनरेटर क्या है, एक यंत्र है। लाइट क्या है, एक विद्युत है। यानी क्या किया इसने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। वही है विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। क्लियर हो गया। तो विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। चाहे वो यंत्र हवा क्यों ना हो, जैसे पवन चक्की वगैरह हो गया। पवन चक्की हो गया तो हवा में घूमता है। पवन चक्की भी क्या हो गया, एक यंत्र हो गया। एक यंत्र हो गया जिससे हम लोग विद्युत को उत्पन्न करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत जनित्र कहलाएगा। इसके बाद इसका सिद्धांत आता है। तो सिद्धांत समझने से पहले हमें इसके प्रकार को समझना होगा, विद्युत जनित्र का प्रकार। तो विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक दिष्ट धारा जनित्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, इसके प्रकार। तो हम लोग सबसे पहले ये लिखते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र तो क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है विद्युत जनित्र डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, नंबर दो दिष्ट धारा जनित्र। सबसे पहले तो इन्होंने, हमने क्या लिखा है, एक नया चीज इसमें जोड़ दिया गया। क्या नया चीज जोड़ दिया गया, डायनमो। तो सर ये डायनमो क्या होता है, तो डायनमो जो होता है, जो विद्युत जनित्र, छोटा जनरेटर डायनमो कहलाएगा। छोटा जनरेटर, या जैसे हम लोग साइकिलों में, जो साइकिल होती है, साइकिलों आदि में इसका अगर प्रयोग करते हैं विद्युत जनित्र का, तो ये कहलाएगा छोटा जनरेटर, मतलब डायनमो। और इसका कार्य जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का इसका पहला का जो वीडियो है उसको जरूर देखिए तो समझ में आएगा। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसको हम लोग कहेंगे एसी जनरेटर। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रत्यावर्ती किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा एक इस प्रकार का धारा होता है, जैसे समझिए कि एक ले लिया, ये कोई वायर हो गया, ये कोई परिपथ हो गया, ये दो बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम दे दिया ए और इस बिंदु का नाम दे दिया बी। अगर धारा का मान समय के अनुसार बदलता है, जैसे पहले धारा ए से बी की ओर था, अब की बार धारा बी से ए की ओर होगा। क्या होता है कि अगर धारा का मान समय के साथ साथ बदलता है तो वो कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। यानी पहले कंडीशन में धारा ए से बी की ओर, फिर कुछ समय के बाद बी से ए की ओर, फिर समय अंतराल बी से ए की ओर, फिर बी से ए की ओर, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर। इस प्रकार से अगर धारा में परिवर्तन होता है, धारा समय के अनुसार
धारा का मान में, धारा की दिशा में परिवर्तन होता है तो हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि पहले कंडीशन में धारा की दिशा इधर, दूसरे कंडीशन में धारा की दिशा इधर। इसका मतलब है क्या हो रहा है कि समय परिवर्तन के अनुसार धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अगर समय परिवर्तन के अनुसार धारा की दिशा में परिवर्तन होता है तो यह कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर? समय के साथ साथ धारा का बदलना, समय के साथ साथ धारा की दिशा को बदलना प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा को समझने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा तो समझ चुके हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक लेते हैं चुंबक, ये ले लेते हैं चुंबक। कौन सा चुंबक लिया गया है? ये दोस्तों दंड चुंबक लिया गया है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है यन, एक ध्रुव होता है यश। इसका भी यश ध्रुव है, इसका भी यन ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों के बीच हम लोग क्या रखते हैं? इन दोनों के ध्रुवों के बीच एक हम लोग कुंडली रखते हैं। इन दोनों ध्रुवों के बीच हम लोग क्या करते हैं? एक आयताकार कुंडली रखते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी। दोनों पहले क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा में 2 चुंबक लेंगे, उन चुंबकों के बीच हम लोग क्या करते हैं? एक आयताकार कुंडली रखते हैं जिसका नाम, इसका नाम होता है आर्मेचर कुंडली कहते हैं इसको। ये हो गया आर्मेचर कुंडली। ये दोनों हो गया क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक कौन कौन? यन व यश। ये दोनों हो गए क्षेत्र चुंबक। अब इस आयताकार कुंडली में क्या करते हैं कि इनको धुरा की सहायता से जोड़ देते हैं। धुरा इसके पहले भी विद्युत मोटर में समझा चुके थे। इन दोनों के बीच क्या लगा देते हैं हम लोग? धुरा। तो ये धुरा क्या होता है? धुरा जो घूमने का कार्य करता है। धुरा क्या होता है? जो घूमने का कार्य करता है। अभी हमने क्या कहा था कि जनरेटर लाएंगे और जनरेटर को हम लोग इस प्रकार से उसको हाथों से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हैंडल लगाएंगे वो है उसका धुरा। आर्मेचर कुंडली का एक सिरा धुरा में, ये जो धुरा होते हैं, धुरा में 2 सर्पी वलय होते हैं। सर्पी वलय का काम भी होता है घूमना। तो 2 सर्पी वलय होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक सर्पी वलय और इस प्रकार से ये हो गया दूसरा सर्पी वलय। ये हो गए 2 सर्पी वलय। दोस्तों दोनों सर्पी वलय, वलय का मतलब क्या होता है? रिंग, यानी जो गोलाकार होगा वो वलय होगा। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत मोटर में पढ़ा था विभक्त वलय। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अक्सर बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में क्या अंतर है। तो विद्युत जनित्र यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विभक्त वलय की जगह सर्पी वलय लगाए जाते हैं। कितना सर्पी वलय? उसमें जिस प्रकार से 2 विभक्त वलय, यानी एक ही होता है लेकिन हम लोग अलग अलग करते हैं, इसी प्रकार से यहां पर 2 सर्पी वलय। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ये है हमारा सर्पी वलय। इसका भी काम क्या होता है? घूमना। यानी क्या करते हैं कि ध्यान रखना कि दोनों ही सर्पी वलय अलग अलग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। पहले जो कुंडली है, कुंडली का एक सिरा वलय से इस प्रकार से जोड़ देते हैं और कुंडली का दूसरा सिरे को हम लोग इस वलय से जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसमें कार्बन के 2 ब्रुश ले लेते हैं। कार्बन के 2 ब्रुश ले लेंगे, इस ब्रुश का नाम दे दिया है X और यहां पर एक ब्रुश ले लेंगे। इस ब्रुश का ध्यान रखना चित्र में दिखने के अनुसार दिख रहा है
कि ये कुंडली जो है ये पुरुष के साथ जुड़ा हुआ लग रहा है, ये कुंडली पुरुष के साथ जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन रियलिटी पुरुष के साथ नहीं, रियलिटी में ये किसके साथ जुड़ा होता है, ये सर्पी बलय के साथ जुड़ा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इस चित्र को मोडिफाई कर देते हैं, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर पुरुष जोड़ देते हैं, क्योंकि ये कार्बन के पुरुष नहीं, ये सर्पी बलय से जुड़ा होता है कार्बन के। और इसका नाम देते हैं, दोनों बलय को, इस बलय का नाम देते हैं C1 और इसका नाम देते हैं C2। ये क्या नाम हो गया, ये हो गया हमारा धुरा। धुरा क्या करता है, जो घूमता है गोल गोल। और ये क्या है, कार्बन के दो पुरुष। कार्बन के इन पुरुषों का संबंध हम लोग किससे करेंगे, एक काम करते, परिपथ में ऐसी परिपथ है, हम लोग जानते हैं कि इस आर्मेचर कुंडली को घुमा देंगे तो घुमाने के बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एक लाइट ले लेते हैं और इस परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, धारा को नापेगा। तो सर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया, हम लोगों ने अमीटर क्यों नहीं लगाया? तो अमीटर क्या करता है, धारा को नापता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा को नापता है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सूक्ष्म छोटी से छोटी धारा को नापन करेगा और अमीटर जो होता है वो अधिकतम धारा का नापन करेगा। इसीलिए हम लोग परिपथ में क्या करते हैं, अब गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ही अब की बार क्या करते हैं, हम लोग इस कुंडली को, उसमें हम लोग बैटरी से जोड़ते थे विद्युत मोटर को, इसमें बैटरी से नहीं, इसमें इस कुंडली को घुमाएंगे, इस कुंडली को घुमाएंगे। आयताकार कुंडली को जैसे ही घुमा देंगे तो क्या होगा कि आयताकार कुंडली को घुमाने के बाद ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि जनरेटर है, जनरेटर जैसे ही कुंडली को घुमाएंगे, घुमाने के बाद, स्टार्ट होने के बाद धारा उत्पन्न होती है। यानी इस कुंडली को घुमाने के बाद ही धारा उत्पन्न होगी। इस कुंडली को हम लोग इस प्रकार से घुमाते हैं, इस कुंडली को इस प्रकार से घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से इधर की ओर, यन से यश की ओर होती है, यन से यश की ओर होती है। और इस प्रकार से अगर इसके अंदर से थोड़ा सा रेखा ले ले, यानी अगर देखा जाए कि इनकी जो ये जो आयताकार कुंडली है, इसका घूर्णन अक्ष किधर है, तो इसका घूर्णन अक्ष क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, इस प्रकार से घूमेगा, यानी इधर से इधर की ओर घूमेगा। थोड़ी देर थोड़ा समझना, यहां पे थोड़ा रुकिए। जैसे बुक ले लेते हैं आपका साइंस का, ये बुक ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से बुक है आपका। यहां पर जैसे ही ये आपका है, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, आर्मेचर कुंडली, और ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। रुकिए, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये आयताकार कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के जब समांतर है तो इसमें चुंबक क्षेत्र का मान अधिकतम नहीं है, उसमें चुंबक क्षेत्र का मान न्यूनतम है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र गुजर नहीं पाएंगे ठीक से। जैसे ही आयताकार कुंडली इस प्रकार से आएंगे तो इसमें जितने सारे चुंबकीय है सब गुजर जाएंगे, इसमें से सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर पाएंगे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने अधिक गुजरेगा उसका धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तो जैसे ही आयताकार कुंडली इस प्रकार से घूम के आता है तो चुंबक का मान, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक गुजरती है तो धारा का मान बहुत अधिक होता है। जैसे घूमने के बाद फिर से इसे समांतर हो जाता है तो चुंबक की जो क्षेत्र रेखा है वो कम हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा कम हो जाती है, यानी धारा का मान भी कम हो जाता है। तो ये तो आपके फिगर के बारे में था। तो हम लोगों ने फिगर में धारा कब प्रवाहित किया, जब देखा कि इस आर्मेचर कुंडली को हमने घुमाया, तब आर्मेचर कुंडली को घुमाने के बाद इसमें से धारा प्रवाहित होती है, इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो जाती है, इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो जाती है। और देखते हैं कि हमारा बल्ब जलने लगता है और एक परिपथ भी पूरा हो जाता है और इसका कार्य भी पूरा हो जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले से टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिद्धांत। सबसे पहले क्या समझते हैं हम लोग, सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जान चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ, समय के अनुसार अपने धारा की दिशा में परिवर्तन करता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इसके बाद इसका हम लोग पॉइंट नंबर समझेंगे, सिद्धांत। सिद्धांत किसे कहते हैं,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल। तो सिद्धांत क्या है इसका? तो सिद्धांत है जब आर्मेचर कुंडली को दो क्षेत्र चुंबक N व S के बीच, जब आर्मेचर कुंडली को दो क्षेत्र चुंबक N व S के बीच रखते हैं, रखने के बाद इसको तेजी से घुमाते हैं, इसको तेजी से घुमाते हैं, घुमाने के बाद इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। कैसे? पहले कम होता है, फिर ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, कम होता है, ज्यादा होता है। किस प्रकार से कम होता है, ज्यादा होता है, आप लोगों ने देखा है। जैसे अगर ये इस प्रकार से पड़ा रहेगा तो कम है, जैसे ये उठ के आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक गुजरेगी तो ज्यादा हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसी कुंडली में, इसी आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है। फिर से एक बार आराम से समझिए। जब आयताकार कुंडली यानी आर्मेचर कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से इसी को घुमाएंगे, तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से इसी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। ये तो था इसका सिद्धांत। इसके बाद इसका रचना क्या है? इसका रचना में से कितने मुख्य भाग है? थोड़ी देर काम करते हैं। रचना करने से पहले इसके सिद्धांत को हम लोग लिख देते हैं। तो सिद्धांत में हम लोग क्या लिखते हैं कि तो हमने इसके आपका जो सिद्धांत है, सिद्धांत में क्या लिखा देखिए। जब किसी कुंडली को किसी स्थायी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। अब इसकी रचना आ गया। तो रचना इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग हो गया? एक भाग हो गया आप लोगों का ये दोनों चुंबक यानी क्षेत्र चुंबक, दूसरा हो गया आपका आर्मेचर, तीसरा हो गया आपका ये दोनों सर्पी वलय, इसके बाद बुरुश। ये 4 आपके हो गए। और इसके बाद हम लोग कार्य विधि। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा रचना के बारे में लिख दिया है, लिख दिया, लेकिन आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे। पहले आता है क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक पहले फिगर समझिए। क्षेत्र चुंबक यह दोनों शक्तिशाली चुंबक भी होते हैं और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन दोनों को लगाया जाता है। ये एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसके ध्रुव खंड N और S होते हैं, N और S। ठीक है, हमने क्या लिखा? यह एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसके ध्रुव खंड N व S है। यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद हमने इसके बारे में लिखा आर्मेचर। तो यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह एक आयताकार कुंडली ABCD, आयत तो जानते हो वो लोग मैथमेटिक्स में, जो नर्म लोहे के क्रोड पर पृथक कर तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। इसे चुंबक के 2 ध्रुव N व S के बीच रखा जाता है। इसके पहले विद्युत मोटर में भी बताया था आर्मेचर कैसे बनाया जाता है। तांबे के तार को पृथक पृथक करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको फेरे लगाकर इसको बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? आर्मेचर कुंडली को। और इनको कहां रखा जाता है? शक्तिशाली चुंबक N और S के बीच से रखा जाता है। अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसके बाद जो इसके 2 रचना है, 2 रचना और कार्य विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम लोग इसके जो 2 रचना और थे, कौन कौन सा? सर्पी वलय और बुरुश, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद कार्य को बहुत ही आसान तरीके से सरल विधि से पढ़ेंगे और भी चित्र से पढ़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले सर्पी वलय के बारे में पढ़ते हैं। सर्पी वलय है कहां? ये सर्पी वलय ये लगा हुआ है। ध्यान रखना, फिटिंग लग रहा है कि धुरा से है, लेकिन सर्पी वलय दोनों के दोनों सर्पी वलय एक दूसरे को टच नहीं करेगा और ना ही ये धुरा को एक साथ टच करेगा। धुरा को एक साथ नहीं, ये दोनों ही धुरा को अलग अलग टच करते हैं। अब बनावटी के अनुसार आपको लग रहा होगा कि एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग धुरा को टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं? थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, छोटा सा चित्र बनाकर समझाते हैं। ये हो गया आर्मेचर कुंडली और ये हो गया यहां पर एक सर्पी वलय और यहां पर एक सर्पी वलय। इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये दोनों टच नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर बनावटी के अनुसार आपको लग रहा है कि टच कर रहा है। तो सर्पी वलय क्या होते हैं? कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरों पर कापर धातु के 2 छल्लों हो गए। एक ये छल्ला और एक इधर छल्ला C1 C2 से जुड़े रहते हैं।
तथा आर्मेचर के साथ घूमते हैं। ये भी जो दोनों के दोनों हमारे सर्पी वलय हो गए, ये भी धुरा के साथ आर्मेचर के साथ इस प्रकार से आपका घूर्णन करेगा। ये छल्ले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, ये दोनों का दोनों छल्ला कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा। इसके बाद बुरुश आता है। बुरुश क्या होता है कि ये दोनों का दोनों बुरुश टच है, स्पर्श कर रहा है। किसको स्पर्श कर रहा है? सर्पी वलय। यानी सर्पी वलय C1 C2 कार्बन की दो बुरुषों X व Y को स्पर्श करते हैं। सर्पी वलय इन दोनों कार्बन के बुरुषों को स्पर्श करेगा। ये बुरुष स्थिर रहते हैं, ये बुरुष नहीं हिलते हैं। इनका संबंध गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। दोनों को बुरुष को हम लोग गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर में सूक्ष्म धारा नापने के लिए। अब आता है कार्य विधि। कार्य विधि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में कार्य विधि के बारे में अधिक से अधिक कार्य विधि और सिद्धांत ये ज्यादा पूछा जाता है। तो कार्य विधि और सिद्धांत को थोड़ा सा आप लोग आसान तरीके से पढ़ना, नहीं तो आपको ये कठिन लग सकता है। लेकिन कठिन लगेगा नहीं, थोड़ा आराम पढ़ाएंगे। सबसे पहले समझिए, आर्मेचर कुंडली यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है। सबसे पहला काम हम लोग जनरेटर को घुमाएंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं? जनरेटर को घुमाते हैं। तो हमने फिजिक्स में क्या कहा कि आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है। तो कुंडली में से होकर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अब जैसे इसको घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? देखिए, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, जिसके कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी। कब होगी? जब आर्मेचर को घुमाएंगे। जब आर्मेचर को घुमाएंगे तभी इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। कैसे? जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तो धारा शून्य होता है, मतलब ऐसा पड़ा रहेगा, इस प्रकार से पड़ा रहेगा। अगर इस प्रकार से पड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक भी नहीं गुजर पाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक भी नहीं गुजर पाएगी, इसका मतलब धारा का मान शून्य रहेगा। दूसरा क्या है? जब कुंडली में दक्षिणावर्त घूमती है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमेगी, जब घूमती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान बढ़ जाता है। कैसे? फिर से एक बार आपको दिखाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, इस प्रकार से पड़ा हुआ है, इस प्रकार से घूमेगा तो कई सारे क्षेत्र रेखा इसके अंदर से गुजर सकता है, इसके अंदर से गुजर सकता है। इसका मतलब है बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का मान अधिक हो जाता है। अधिक हो जाएगा तो धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम लोग अंगूठा और उसके पांच वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अगर तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो जो आपका मध्यमा है ये धारा I की दिशा बताएगा, और जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताएगा, और जो अंगूठा है ये आपकी गति की दिशा बताता है कि किधर गति है, ये गति की दिशा बताता है। यही है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके बाद बाय परिपथ बुरुष X से प्रवेश करती है, यानी धारा जो है, फिर से समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे ही इसको थोड़ा सा हम लोग लंबवत कर देंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक संख्या में गुजरेगी, तो धारा का मान अधिक हो जाएगा, धारा बढ़ जाएगा, धारा उत्पन्न हो जाएगी। और बाह्य परिपथ, ये परिपथ जोड़ दिया, तो बाह्य परिपथ में हमने क्या लिखा कि धारा बुरुष X से प्रवेश करती है और Y से निकलती है। देखिए धारा जो है X में प्रवेश कर रही है और इधर देखिए Y से निकल रही है, ये देखिए निकल रही है, और यहाँ पे देखिए धारा इस प्रकार से प्रवेश कर रही है। तो बाह्य परिपथ कार्बन के बुरुष में X से धारा प्रवेश करती है और Y से धारा निकलती है, यही तो कार्य हो रहा है। इसके बाद अर्थात जब AB ऊपर की ओर था, CD नीचे की ओर होती है, AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर होती है, तो कुंडली स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को काटती है। यानी ये भी एक चुंबक को, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निकाल रहा है ना, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर की ओर है और AB ऊपर की ओर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर की ओर है और इसकी ये ऊपर की ओर है। इस प्रकार से इसने इसको काटा, इस प्रकार से। जब इसकी CD नीचे की ओर होती है इस प्रकार से, और इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर है, नहीं आपकी बार इधर होगा, इधर है, तब भी ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो चाहे CD ऊपर की ओर हो और चाहे ऊपर की ओर हो सकती है,
वो अलग बात होती है। लेकिन जब ए बी ऊपर की ओर होती है, सी डी नीचे की ओर होती है, तो कुंडली स्थायी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटती है। जो कुंडली है इसके जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटेगी, जिससे प्रेरित धारा अधिकतम हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा काटने से भी धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, अर्थात धारा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कुंडली के एक घूर्णन में धारा अपनी दिशा को 2 बार परिवर्तित करती है। जो कुंडली है, कुंडली एक घूर्णन में दिशा 2 बार परिवर्तित करती है। एक घूर्णन में 2 बार दिशा परिवर्तित करेगी, और इस प्रकार ऐसी विद्युत धारा जो समान समांतरालों में अपनी दिशा बदल देती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, और यह जनित्र प्रत्यावर्ती जनित्र कहलाती है। तो क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग कॉपी में नोट जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी भी कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 नंबर का पूछा जाता है। बहुत अधिक नंबर का है, लगभग आपको 600 पूर्णांक में 1% है। तो इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। और इसके बाद जो आपका दिष्ट धारा है, तो दिष्ट धारा में आपको क्या करना है, सेम टू सेम जैसा आपका ये प्रत्यावर्ती धारा है वैसा ही दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा में आपको क्या करना है कि सर्पी वलय की जगह विभक्त वलय के बारे में लिखना है। और विभक्त वलय के बारे में लिखने के लिए आपको विद्युत मोटर वाला वीडियो देखना होगा, और उसमें विभक्त वलय के बारे में बता दिया गया है। तो विभक्त वलय उससे देख के लिख लेना, और बाद में सेम टू सेम पूरा इसके ही बारे में लिखना, और इस प्रकार से विद्युत मोटर को भी आप लोग लिखना सीख जाओगे। बस चित्र में क्या करना है कि यहां पर 2 छल्ले मत लगाना, यहां पर आप लोग क्या करना है, यहां पर विभक्त वलय लगा देना है। इसी को इस प्रकार से सेट करके लगा देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।